नमस्कार। साहित्य तक के शब्द रथी कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं तुषार अरुण गांधी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। तुषार जी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये देश के जाने माने चिंतक, विचारक और जन आंदोलनों के साथ साथ सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए प्रख्यात व्यक्ति हैं। इसके अलावा आपका एक परिचय यह भी है कि आप राष्ट्रपिता के रूप में समादृत महात्मा गांधी जी, जो एक विश्व नागरिक के रूप में जिन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, राजनीति को न केवल दुनिया भर में स्थापित किया बल्कि अपनी मान्यताओं से अहिंसा, सत्याग्रह जैसे विचारों से पूरी दुनिया के भूगोल और इतिहास दोनों को बदला। महात्मा गांधी जी के बारे में मैं कोई परिचय दूं, उसके प्रति बहुत छोटा व्यक्ति हूं। पूरा संसार, पूरी मानवता उनकी ऋणी है। और ऐसे समय में खासकर जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन के 75 सालों का उत्सव मना रहा है, तब हम लगातार उन लोगों से, उन शख्सियतों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता को यह अवसर दिया। तुषार अरुण गांधी जी महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र हैं और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब ऐसे अवसर पर हमें दी है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। द लास्ट डायरी ऑफ कस्तूरबा। कस्तूरबा गांधी जी की यह डायरी है और इस डायरी को पढ़ते हुए हम कई दौर से गुजरते हैं। खास बात यह है इस डायरी की कि तुषार जी ने इस पुस्तक को लिखते समय एक तरह से पूरा गांधी परिवार, अपने मतलब जो आपकी परदादी हैं उनके भी परिवार की बातें की है, अपने जो दादाजी हैं, दादाजी के पिताजी यानी परदादा, उनके भी परिवार की बात की। तो सबसे पहले तो आपको एक बेहतरीन किताब के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बातचीत की शुरुआत वहां से करना चाहता हूं जहां से इस देश को हम जब आज 2022 में देखते हैं, 1947 को या महात्मा गांधी जी के पदार्पण को दोबारा अफ्रीका से जब वो आते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी बापू को किस रूप में याद करे। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि आज की युवा पीढ़ी क्यों, सभी लोग जो भी बापू को जाने माने, याद करें, वो महात्मा के बजाय मोहनदास करमचंद गांधी को पहचाने और जाने तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि महात्मा की जो बात जब आने लगती है तो एक असंभव व्यक्ति की कल्पना होने लगती है। फिर हम अपने आप को कहते हैं कि भाई नहीं, वो कुछ महान थे इसलिए ये सब कर पाए, हम तो तुच्छ पामर जीव है, हम नहीं कर सकते। मोहनदास करमचंद गांधी की बात अगर हम करें तो वो एक मानने योग्य व्यक्ति लगने लगते, हम आपके जैसे व्यक्ति लगने लगते। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरे जीवन का मकसद है कि बापू को महात्मा की हिरासत में से मैं मुक्ति दिलवाऊं। लेकिन देखिए, वो जो गांधी जी का जो जीवन है, निश्चित रूप से आपने इस पुस्तक में अपनी जो टाइमलाइन लिखी है जिसमें आप बाग की चिट्ठियों तक उनके पूरे परिवार की मतलब अपने एक तरह से पोरबंदर से लेके आपने हर जगह की बात की है, बा के भी, मायके की भी बात की है। और आपने जो इस पुस्तक की जो पंक्तियां हैं, मतलब अपने आप में बहुत अद्भुत हैं कि आपने बा के परिवार के बारे में लोगों को नहीं पता है कि बा किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं और उन्होंने गांधी जी के साथ पूरे जीवन किस तरह से संघर्ष किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस पुस्तक में जो आपने टाइमलाइन दी है
उसमें से कुछ संदर्भ हमारे दर्शकों को बताएं, श्रोताओं को बताएं, कि उनको ये पता चले कि जिस मोहनदास करमचंद गांधी की बात आप कह रहे हैं कि महात्मा, संत, राष्ट्रपिता, इन सबसे परे जो उनकी निर्मित थी, जो उनका निर्माण था, जिस पथ से वो वहां तक पहुंचे जहां हम उनको एक तरह से असंभव संभावना तक की बात करने लगते हैं। हम कहते हैं, बहुत सारे लोग इस देश में, मैं लगातार गांधी जी की जो पुस्तकें पढ़ता हूँ, उनके बारे में जो उनकी तमाम जीवनियां पढ़ता हूँ, उसमें बहुत सारी जीवनियां ऐसी हैं जो ये बताती हैं दूसरी भाषाओं की पुस्तकों में कि अगर गांधी जी चाहते तो अपने को किसी भी दिन भगवान का अवतार घोषित कर सकते थे, और यह जनता जिस तरह से उनके पीछे पागल थी यह मान लेती कि वह ईश्वरीय अवतार थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह हमेशा इस बात के समर्थक थे कि उनको एक व्यक्ति के रूप में ही जाना जाए। आप भी इस बात को कह रहे हैं, जबकि आपकी विरासत सीधे गांधी जी से जुड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि बा के बारे में हम लोग इस पुस्तक के बहाने यह जाने कि किस पृष्ठभूमि से वो आई थी और उन्होंने किस रूप में गांधी जी के साथ हर कदम मिलाया। देखिए, ये जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने सोचा था कि मैं बा की जीवनी का जो एक क्रम था वो लिखूंगा और बा की कहानी लोगों तक लेके जाऊंगा। बहुत दिक्कत हुआ कि जो चंद पुस्तक मुझे मिली बा के बारे में, बा की जीवनी के बारे में लिखी गई पुस्तकें, उसमें भी जब पढ़ने लगा तो मुझे एक तरीके से ये लगने लगा कि ये तो मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी की जीवनी है। तो वो पूरी जीवनी बापू के उपलक्ष्य में लिखी हो, ऐसा लगता था कि बापू ने क्या किया और उसके साथ साथ बा जुड़ी रही। तो एक तरीके से बा की जीवनी पर भी बापू का साया मंडराता रहा। और अक्सर तो मैंने ये तय किया कि नहीं, मैं लिखूंगा तो बा की जीवनी लिखूंगा, बापू उसमें महज उनके पति के रूप में दिखने चाहिए। पति की पत्नी की जीवनी लिखना मेरा उद्देश्य नहीं था। इसीलिए मैंने इस किताब का शीर्षक भी उसमें माई बा लिखा है कि जो मेरी बा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं आपको उसकी कहानी बता रहा हूं। तो ये जानना बहुत जरूरी था कि बा बहुत ही अलग एक परिवार में से आती थी, बैकग्राउंड में से आती थी। वो पड़ोसी थे, गांधी परिवार और कापड़िया परिवार पड़ोसी थे, बस 2 मकान छोड़ के ही एक दूसरे से रहते थे। मैं एक वाकया आपसे बताना चाहूंगा जो इस किताब में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था कि बड़े होने के बाद मैंने तय किया, मैं कभी पोरबंदर गया नहीं था। तो जब युवा हो गया था तो मैंने कहा कि पोरबंदर तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं ऐसे ही एक दिन पहुंच गया पोरबंदर, और तब मेरी कोई ऐसी जानकारी खास नहीं थी। लोग मुझे पहचान नहीं पाते थे। वो जानते थे कि उनका परिवार है, बापू के वंशज है, लेकिन कौन है उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। कोई तुषार गांधी है जानते थे, लेकिन वो कौन तुषार गांधी है नहीं जानते। तो मैं पहुंच गया वहां पोरबंदर और वहां स्मारक में गया और बापू का जन्म जिस घर में हुआ था उस घर को देखने गया। तो वो वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे के देखरेख के नीचे है वो घर। तो उनका एक जो पटावाला था उसको वहां तैनात करके रखा था, उसकी ड्यूटी वहां लगी हुई थी कि वो देखभाल करे उस घर की। अब तनख्वाह कुछ खास नहीं होगी, तो उन्होंने जब विजिटर्स आते थे, जो दर्शनार्थी आते थे, उनके गाइड के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया था, और जो कोई कुछ दे जाए उससे उनकी आमदनी होती थी। तो मैं गया तभी एक ग्रुप टूरिस्ट का उनके साथ जुड़ रहा था। उन्होंने उनको कहा कि भाई मैं तुमको दिखा सकता हूँ घर और सब बता सकता हूँ। तो बोले चलो। तो मैं भी जुड़ गया उनके साथ। अब किसी को पता नहीं मैं कौन हूँ क्या हूँ, मैं जुड़ गया। हम लोग चल रहे थे। तो वहां के घरों का ये होता था कि हर मंजिल पे 2 कमरे ज्यादा से ज्यादा हुआ करते थे। फिर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था, दूसरे 2 कमरे आते थे। वैसे 3-4 मंजिली
इमारत होती थी। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ने लगे वो दिखाने लगे यहाँ बापू का जन्म हुआ, या इनकी माँ का कमरा था, ये उनके पिताजी का कमरा था, ये उनके माँ की रसोई थी, वगैरह वगैरह दिखाने लगे। फिर 2 मंजिलों के बीच में जो लैंडिंग था उसमें पीछे की तरफ खुलने वाली खिड़की, तो एक खिड़की खोल के उन्होंने कहा कि देखो अब यहाँ खड़े हो जाओ, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, मुझे ध्यान से देखना। तो हम लोग सब खड़े हो गए। फिर उसने खिड़की में से एक पीछे एक इमारत दिख रही थी, वो दिखाई हमको, और कहा कि देखते हैं वो जो इमारत है वो कस्तूरबा का है, वहाँ कस्तूरबा का जन्म हुआ और वो वहाँ बड़ी हुई। और फिर इस खिड़की के बराबर सामने उस इमारत में एक खिड़की थी, तो उसने कहा कि वो देखो वो कस्तूरबा के कमरे की खिड़की है। और बोले मोहनदास यहाँ खड़ा रह के गाना गाता था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा ठीक भाई बताओ तुम। फिर हम लोग ऊपर गए तो बापू के पिताजी का जो दीवाने खास होता था वो सबसे ऊपर की मंजिल पे था, जहाँ मेहमान उनको मिलने जाया करते थे। और काठियावाड़ की परंपरा अनुसार वो कमरे बहुत, उसकी दीवारों पर बहुत बढ़िया सी चित्रकला की जाती थी, उसमें वो आईने के टुकड़े वगैरह जोड़कर बहुत अच्छी चित्रकला होती थी। वैसा ही इनका जो दीवाने खास था वो भी बहुत बढ़िया तरीके से शृंगारा गया। उसमें एक चित्र ऐसा था कि गणपति जी अपनी एक कटोरी से चाय पी रहे हैं, इस तरह का एक चित्र उन्होंने बनवाया होगा उधर। तो ये गाइड साहब ने कहा वही वक्त था जब बंबई में गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी। तो उन्होंने कहा देखो ये गांधी परिवार को पता था कि एक दिन गणेश की मूर्ति दूध पिएगी, उसका सबूत ये दीवार पर है, देखिए चित्र है, गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो मैं सुनता रहा, फिर हम खत्म हुआ वो टूर, तो मैं नीचे गया, फिर जो स्मारक का दफ्तर था उसमें मैं गया। तब तक वहां बात आ गई थी कि भाई गांधी परिवार का परपोता आ रहा है, तुषार गांधी आ रहा है। तो सब चौकन्ना खड़े थे। मैं ऑफिस में गया तो मैंने कहा कि भाई मैं आया हूँ, तुषार गांधी हूँ, मैं यहाँ देखने आया हूँ। तो सब जमा हो गए कि भाई कोई परिवार का व्यक्ति आया है, और सब देखने लगे, मिलने लगे, और बात फैल गई कि भाई परपोता आया है, दफ्तर में बैठा है। तो ये हमारे जो पटावाला साहब थे, गाइड बने हुए थे, वो भी आए कि चलो दर्शन कर लेते हैं, कोई परिवार के व्यक्ति का हमने मिले। वो दरवाजे में आए और उसके मुंह पर से खून उड़ गया बिल्कुल, जब उसने मुझे देखा वहां बैठा हुआ। तो एकदम से छलांग मार के उसने लेट के मेरे पैर पकड़ लिए, बोले साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले नहीं मैं वहां तो अब सब लोगों को अच्छा लगे वैसा बताना पड़ता है, इसलिए ये सारी बातें करता हूँ फलाना। मैंने कहा भाई ठीक है, बस गलत बातें मत किया करो, तो ठीक है जो जानते हो उतना ही बताओ। तो ऐसी सारी बातें भी होती रहती है, कई बार मजा आता है। पर ये कहने का मेरा मकसद ये था कि कस्तूरबा जिस परिवार से आती थी वो एक बहुत ही धनी परिवार था। उनके पिताजी जो थे वो पोरबंदर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक थे। उनका कारोबार दक्षिण अफ्रीका और ईडन तक फैला हुआ था। उनके जहाज न सिर्फ भारत के जो बंदरगाह थे उसमें व्यापार करते थे, पर अरबिया और अफ्रीका के जो बंदरगाह थे वहां तक भी जाते थे। और उनकी हुंडी चलती थी परदेशों में, यानी व्यापारी इधर पोरबंदर में पैसा जमा करके हुंडी लिखवा के ले जाते थे और वहां परदेशों में उनको पैसा दिया जाता था। इतनी कीर्ति और जाहो जलाली। गांधी परिवार जो था उनका स्टेटस ऊंचा था क्योंकि दीवान का परिवार था, पर माली हालत वैसी कोई खास नहीं। तो कस्तूरबा एक बहुत धनी परिवार में से एक बहुत प्रतिष्ठित पर कम धनी परिवार में शादी करके आई, और शादी के कुछ साल बाद उनके ससुर का निधन होने पर वो आमदनी भी बंद हो गई, जो थोड़ी बहुत दरबार में से आती थी वो भी बंद हो गई थी।
तो माली हालत बहुत खराब थी उनकी। ये सारों में कस्तूरबा एडजस्ट करती रही अपने पति के साथ। तो उन्होंने, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बा ने शादी एक लड़के के साथ की, पर उन्हें संसार उस लड़के के कई अलग अलग अवतारों के साथ करने पड़े, क्योंकि वो लड़का अपनी जिंदगी में इतना बदलता गया कि मानो कोई नई व्यक्ति हो, इस तरह उसमें बदलाव आते रहते। और वो हर स्वरूप, हर अवतार, हर बदलाव को अपने पति मानकर उसके साथ वापस से नया संसार प्रस्थापित करने का काम जो कस्तूरबा को करना पड़ा, वो बहुत कठिन काम था। और ये सबसे बड़ी उनकी सराहना है कि वो फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैंने तुमसे शादी तो नहीं की। आजकल के जमाने में होता है ना कि भाई तुम तो बदल गए हो, मैंने तुमसे शादी नहीं की थी, तुम तो कोई और थे पहले, उससे मुझे प्यार हुआ था, उससे शादी हुई थी, और रिश्ते टूट जाते। ये जो उस वक्त की बात थी, तो ये बात आज के लोगों को समझना बहुत जरूरी कि रिश्ता कितना मजबूत और पक्का था कि ये कोई भी हालात से उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहीं से एक सवाल मेरे मन में आया है कि बापू की जो विरासत है वह तो सरकारी स्तर पर भी और सामान्य निजी स्तर पर भी और सामुदायिक स्तर पर भी पूरी दुनिया में कहीं न कहीं संरक्षित की जा रही है। हर जगह कोई भी आता है बापू की सहधर्मिणी के रूप में तो बा की बात करता है, लेकिन बा के जिस स्वतंत्र व्यक्तित्व की, मतलब उस व्यक्तित्व की जिसने कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी को निर्मित करने में अपना योगदान किया, और जो बात आपने अपनी पुस्तक में, खासकर जब हम सुभाष चंद्र बोस जी की जो बा को श्रद्धांजलि है, वह बहुत ही अप्रतिम श्रद्धांजलि है और बहुत लंबी श्रद्धांजलि, जिसको आपने अपनी पुस्तक के आखिरी में काफी पूरी श्रद्धांजलि जो है सुभाष चंद्र बोस जी की दी है। मुझे लगता है कि इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी खूबी मैं पाता हूँ, आपने तो बहुत विस्तार से जिक्र किया है, वह समझ में आता है कि बा से आपका जो लगाव है, जो आदर है, वह उस रूप में हो सकता है क्योंकि आपकी परदादी हैं, एक महान विरासत की संरक्षिका और वाहक रही हैं। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो बा के लिए लिखा है, और वह अपने आप में बहुत अप्रतिम है। मैं चाहूंगा कि उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये बात बार बार होती है। वो लोग खासकर आज के दौर में सुभाष चंद्र बोस जी को, बापू को, कई बार बापू को भगत सिंह जी को, कई बार बापू को नेहरू जी को, ये एक आमने सामने करने की बातें भी लगातार आ रही हैं। ऐसे समय में बा के योगदान को सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस रूप में देखा, और जो वो पत्र लिखते हैं, और इतना लंबा पत्र है, वो कोई 2-4 पंक्तियों की नहीं है। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को उसके बारे में बताएं कि जिस बिंदु की बात आज तुषार गांधी जी कर रहे हैं 2022 में, बा के निधन पर उसी रूप में कहीं न कहीं सुभाष चंद्र बोस जी ने उनके योगदान को याद किया था। ये वाकया उस वक्त की बात है जब बा का निधन अंग्रेजों की हिरासत में आगा खान पैलेस में हुआ 44 की फरवरी में। और सुभाष बाबू जो तब INA का संगठन करके लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने बापू को शोक संदेश के रूप में ये लिखा, और बापू के नाम उन्होंने ये पत्र पूरे हिंदुस्तान के नाम लिखकर भेजा था। और उसमें सर्वप्रथम बार किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व ने बा को राष्ट्रमाता कह के संबोधन किया था। आज कई बार जब हम बा के लिए राष्ट्रमाता ये बात करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि राष्ट्र की कोई माता नहीं होती और ऐसा किताब आपको देने की जरूरत नहीं है। ये मैंने नहीं दिया, मेरी तो वो बा है, आप चाहे उन्हें माने ना माने, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुभाष चंद्र बोस ने बा की मृत्यु पर खेद दर्शाते वक्त उनको
इस संबोधन से पुकारा है कि वो तो राष्ट्रमाता थी। सुभाष बाबू के पत्र को अगर हम पढ़े तो पता चलता है कि उनको बा के लिए कितना आदर, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बापू के साथ जो लोग चले थे उन्होंने सबने बा के साथ भी एक बहुत ही घनिष्ठ नाता जोड़ा हुआ था। बापू के साथ मतभेद होने पर भी वो रिश्ता, वो नाता बा के साथ उसी तरह से टिका रहा था। और इसीलिए सुभाष बाबू का भी जब उन्हें बापू के कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और फिर कांग्रेस छोड़ के वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अलग हो गए, उसके बावजूद बापू के साथ का उनका जो रिश्ता था, नाता था, वो उतना ही घनिष्ठ रहा था। उसके बाद भी सुभाष बाबू के घर बापू का आना जाना उतना ही होता था, सुभाष बाबू के परिवार के साथ रिश्ता भी उतना ही होता था। आज ये बात कहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज हम ऐसे दौर को देखते हैं कि जहाँ राजनीतिक विरोध अगर हो तो वो निजी दुश्मनावट में बदला हुआ दिखता है। एक दूसरे के ऊपर जैसे दुश्मनी कर ली हो, जानी दुश्मन हो, इस तरह से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं लोग। तो वो दौर को देखना बहुत जरूरी है। और उसमें जो बा के लिए बा को बापू ने भी कहा, जब बा का निधन हुआ तो बापू ने भी कहा था कि ये शहीद हो गई है आजादी के लिए, क्योंकि आजादी की जंग में ये उसे मृत्यु अंग्रेजों की हिरासत में आई। सुभाष बाबू भी यही लिखते हैं। सुभाष बाबू कहते हैं कि वो अपने किए की सजा काटने के लिए अंग्रेजों ने उनको जेल में बंद किया था। और सुभाष बाबू ने तो यहाँ तक कहा है कि बापू का आत्मबल तोड़ने के लिए बा को पीड़ित किया अंग्रेजों ने जानबूझकर। और सुभाष बाबू ने कहा है कि ये तो अंग्रेजों ने बा का मर्डर किया था, वरना जब बा की तबीयत बिगड़ी तो उनको वो अस्पताल ले जा सकते थे, उनको अच्छी ट्रीटमेंट दिला सकते थे, पर ये कुछ किया नहीं। दिस इज अ मर्डर, ये सुभाष बाबू के शब्द है। एक बार बापू ने भी ये कहा। और जब 1942 में बा को गिरफ्तार करके बापू के 3 दिन के बाद आगा खान पैलेस की कैद में ला के रखा बापू के साथ, तो बापू ने ये कहा था कि वो तो मेरी देखभाल करने के लिए तुम्हें लाया गया है। और बा ने कहा था नहीं, मैंने कानून का उल्लंघन करा, मैंने इनके कानून को तोड़ा, इसके लिए मुझे अपने किए के बलबूते पर पकड़ के ये लोग लाए हैं। मैं अंग्रेजों की कैदी हूँ, महज आपकी पत्नी के स्वरूप में नहीं आई। तब बापू ने कहा था कि हाँ, तो फिर तो तुम सत्याग्रही के स्वरूप में आई हो, मेरी पत्नी के स्वरूप में। तो ये जो सारी बातें थी, ये हमें याद दिलाना बहुत जरूरी है। और बहुत ये एक कोइंसिडेंस की बात है कि वो दिन 9 अगस्त 1942, आज उसकी 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। 9 अगस्त 2022 को, इसी दिन को बापू की गिरफ्तारी के बाद शाम को पब्लिक रैली में बापू का संदेश, जनता के नाम संदेश, बा ने पढ़कर सुनाया और अंग्रेजों के प्रतिबंधात्मक हुक्म को तोड़ा था। और उसके उल्लंघन के लिए जब वो संदेशा पढ़ के नीचे उतरी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और पहले भाईकला में जो विमेन्स सेंट्रल प्रिजन था उसमें उनको कैद रखा गया, जहां उनकी तबीयत बिगड़ी, इसलिए 2 दिन बाद उन्हें आगा खान पैलेस ले जाया गया। तो आज का दिन वो बहुत महत्व का है। और आज ये बात मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपका बहुत ऋणी हूँ कि जनता को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये सारी चीजें भूल रहे हैं। और आज जब हमें हर कोई अपनी पसंद का इतिहास पढ़ाने में मशगूल हो गया है, तब ये जरूरी है कि हम सही जो इतिहास था उसको याद करें, उसको सीखें, उसको समझें। तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरी किताब कोई इतिहास का दस्तावेज नहीं, मेरी किताब एक व्यक्ति की कहानी है और मैंने उस तरीके से लिखी है, इसीलिए मैंने उसको मेरी बा की कहानी कहा है। हाँ, लेकिन आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह अपने आप में इतिहास और इस देश का ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के इतिहास के निर्माण में उनकी इतनी विराट भूमिका रही है कि हम और आप चाहे भी तो न तो
कोई भी समय भी अनदेखा नहीं कर सकता। इसीलिए बार बार जब हम बात करते हैं तो आप या हम या दूसरे जितने भी लेखक हैं जो ये चाहते हैं कि मानव सभ्यता उस दिशा में बढ़े, बैराक ओबामा से लेकर और तमाम दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर महात्मा नहीं होते तो हम नहीं होते। और बापू के न होने पर जो शोक संदेशों का तांता था, अगर हम केवल उसी को पढ़ लें तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने किस रूप में इस पूरे विश्व जगत को और मानवता को प्रभावित किया था। एक सवाल मेरा है, आपने काफी प्रयास किया था दांडी मार्च को एक पुरातात्विक स्वरूप या ऐतिहासिक धरोहर के रूप में माना जाए। जो दांडी मार्च का जो प्रतीकात्मक अर्थ था, जो बापू देना चाहते थे ब्रिटिश सरकार को, और आज़ादी के बाद हमारी सरकार आज की समय में जब हम बात कर रहे हैं लगातार, राष्ट्रपिता को हम 2 अक्टूबर को याद करते हैं, 15 अगस्त को याद करते हैं, 26 जनवरी को याद करते हैं। वो हर संस्थान में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम उनकी तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन जो उनके विचारों की बात होती है और जिस को आपने इस पुस्तक में भी लिखा है, आपने कुछ न्यास से भी जुड़े हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गांधी जी की विरासत है वह परिवार में किस रूप में आई, मतलब उनके बच्चों में और उनके बाद की जितनी भी पीढ़ियां अभी हैं वो दुनिया में कहाँ हैं, किस रूप में हैं, और क्या आप लोगों के बीच आपस में कोई ऐसा संपर्क है कि नहीं, हम लोग साल में 6 महीने में 2-4 साल में या इस अवसर पर हम मिला करेंगे। और बापू के लिए पूरा विश्व परिवार था, लेकिन चूंकि हम उनकी संतान हैं, हमारा कहीं न कहीं से हम उनकी विरासत को संजोने में पूरी दुनिया संजो रही है, लेकिन हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है या हमारी अपनी जिम्मेदारी है, तो हम लोग मिलजुल कर कोई काम करें। क्या ऐसा कोई प्रयास परिवार के अंदर कभी किसी ने किया है या कोई ऐसी कोशिश की गई है? और बापू के परिवार के लोग अभी पूरी दुनिया में कहाँ हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये बार बार जिज्ञासा होती है, लोग जानना चाहते हैं कि बापू के परिवार का क्या हुआ, बाकी लोग कहाँ कहाँ हैं। कोई कहता है कि वो लोग विश्व नागरिक हैं, दुनिया में कहीं भी जाएं उनको रख लिया जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई किन चीजों की है, ये बताएं। देखिए, बापू के वंशजों का जो परिवार है वो, पहले तो मैं ये कह दूं कि हम लोग सब बहुत सामान्य व्यक्ति है। हाँ, हमारा ये बहुत सद्भाग्य है कि हमें एक बहुत ही प्रतिभाशाली महान एक विरासत मिली है, पर उससे ज्यादा हमारा कोई ये नहीं है, विस्तार नहीं है। हम पहचाने जाते हैं तो बापू और बा के वंशजों के रूप में ही पहचाने जाते हैं। हम बहुत सामान्य जीवन जी रहे हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें विश्व नागरिकत्व मिला है इसलिए हम चाहे वहां जाकर रह सकते हैं। हमें भी जैसे सामान्य लोगों को अगर कहीं जाना होता है तो वीजा लेनी पड़ती है, वहां रहना हो तो वहां का रेजिडेंसी लेनी पड़ती है। वो सब जो व्यवहार होता है वो हमें भी सामान्य नागरिकों की तरह ही करना होता है। हमारे परिवार के कुछ लोग दक्षिण अफ्रीका में हैं, जो वहीं पर पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, वहीं स्थायी है। कई लोग हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, गुजरात में कई जगहों पर, बंबई में है हम लोग, सारी जगहों पे फैले हुए। दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में हमारे परिवार के लोग हैं, इंग्लैंड में हमारे परिवार के लोग हैं। बहुत फैला हुआ परिवार है। और ऐसे कोई कभी मेरे जीवनी में सिर्फ 2 बार ये हुआ कि काफी हद तक परिवार के सारे लोग इकट्ठा हुए थे। एक बार था जब गोपाल कृष्ण गांधी, जो मेरे चचा हैं, उनकी शादी बंबई में हुई थी। तब बहुत सारे परिवार के जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे एक साथ। वो मेरी याद में सबसे पहली दफा था जब मैं इतने सारे परिवारजनों को मिला था। उसके बाद उनके बड़े भाई राजमोहन गांधी की जब शादी हुई तो कम मात्रा में पर परिवार के काफी लोग इकट्ठा हुए थे। और
उसके बाद 2007 में, मुझे लगता है 2007 14 नहीं 2007 में, हाँ, मणि भवन को बजाज परिवार के पास बापू की अस्थियों का एक अंश पड़ा हुआ था और वो उसे अब संभालने अपने आप को समर्थ नहीं समझते थे, तो उन्होंने मणि भवन को वो वापस कर दिया था कि भाई आप रखें, आप जो करना चाहे करें। तो मैंने सबको समझा के फिर उस अंश को समुद्र में हमने बहा दिया था 30 जनवरी 2007। तो तभी सारे चारों पुत्र के जो वंशज थे उनके काफी हद तक जमा हुए थे मुंबई में। वो आखिरी वक्त था जब हम इतने सारे लोग एक साथ जमा हुए। पर ऐसा कभी नहीं, कोई प्रथा या परंपरा नहीं है कि भाई 2 अक्टूबर को या 30 जनवरी को या बा की पुण्यतिथि पर या बा की जन्म जयंती पर हम इकट्ठा होके सब एक साथ आए और कुछ करे। या ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक संस्था बना दी है जिसमें हम लोग सब कार्यरत हैं। हम सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार अपनी अपनी तरीके से समाज में कुछ न कुछ काम में जुड़े रहते हैं, लेकिन हमारी निजी जिंदगियां भी जुड़े हैं। हमारी, मैंने पहले ही कहा, हम लोग सब सामान्य व्यक्ति है जिनको एक असामान्य परंपरा विरासत में मिली है। बाकी हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह से हम हमारा सामान्य जीवन जीते। मेरा एक सवाल है कि जो आपने पुस्तक में भी लिखा है और आपकी कोशिशों से, खासकर मैं जो आपकी अपनी गतिविधियां हैं, आपका लेखन है और जो आपका न्यास है, आप कहीं न कहीं इस बात को की तरफ प्रयासरत हैं। गोपाल कृष्ण गांधी जी से भी मेरी एक बार बात हुई थी। मैंने उनसे ये आग्रह किया कि आप सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी उम्र उस तरफ नहीं है और यह युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए कि वो इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। अभी जो बापू की जब भी हम बात करते हैं, बाकी हमने इतनी बातें की, जो युवा पीढ़ी है वह बापू को एक फैशन के रूप में अपना चुकी है। वो जब उनकी बात करती है तो बात तो करना चाहती है, जो उनका उद्देश्य है वह भी पूरा करना चाहती है। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद बापू अपनी जगह पर हैं और यह उनकी महत्ता ही रही है कि आज जब उनकी विचारधारा से विपरीत लोग, अभी पिछले दिनों एक पुस्तक आई थी मेरे पास, आरएसएस एंड गांधी, संगीत कुमार रागी, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी ने उस पुस्तक को लिखा है। मैंने उनसे भी बातचीत की थी और उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था कि बापू और आरएसएस में मुसलमानों को छोड़ दिया जाए तो आरएसएस वही काम कर रहा है जो बापू चाहते थे। आरएसएस समर्थित सरकार भी वही काम करने की कोशिश कर रही है, चाहे वह पंचायत का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वराज का क्षेत्र हो, चाहे वह आम आदमी तक पहुंचने की बात हो। इस तरह की बात उन्होंने कही। मैं कहीं न कहीं इस बात को महात्मा की अपने महत्व को उनके पाता हूँ कि चाहे किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, शायद हिटलर के बारे में अगर हम इतिहास में जाएं तो बापू ने हिटलर को पत्र लिखा था और माना यह जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भाई अगर वो पत्र मिला होता हिटलर को तो शायद चीजें बदल गई होती। बापू संवाद में विश्वास रखते थे और प्रखर विश्वास रखते थे। अहिंसा की तरफ उनका जो विश्वास था वो भी बहुत ही उच्च स्तर का था। हम उनको महात्मा या संत इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे निजी जीवन में उन आदर्शों को हम जी नहीं सकते जिसके लिए उन्होंने आखिरी सांस तक जिसके लिए वो अड़े रहे, लगे रहे। तो इन सारी बातों पर को करने के बाद जो असली मूल सवाल हमारा है कि बापू के आदर्श का या बापू के सपनों का जो भारत है, हम आज उसके कितना करीब हैं या कितना दूर हैं और इस दिशा में क्या होना चाहिए।
अगर आप सिर्फ मुझे ये पूछे कि आज क्या हमने बापू के सपनों का भारत साकार किया है, तो मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, हमने उससे विपरीत बापू के दुष्स्वप्न का भारत निर्माण करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। और ये मैं सिर्फ पिछले 8 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बापू के जाने के बाद जिस दिशा को हमने अपनाया, जिन चीजों के पीछे हमने दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया, उसका नतीजा ये देख रहा हूँ। आज हर किसी चीज में, सार्वजनिक जीवन के हर पहलू में हमें गांधी महज एक तस्वीर के रूप में दिखाई देते हैं, उनका प्रभाव हमें कहीं पर भी दिखाई देता नहीं है। और जहां तक कि राजनीति का सवाल है, तो राजनीति में तो कहीं पर भी हमें गांधी का प्रभाव या गांधी के रास्ते पे चलने की कोशिश भी नजर नहीं आती। हाँ, ढोंग बहुत किए जाते हैं, दंभ बहुत किए जाते हैं, उनकी भक्ति का आडंबर बहुत किया जाता है, लेकिन गांधी की भक्ति यानी गांधी का काम, जिस आदमी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उसकी भक्ति सिर्फ मूर्ति पूजा में सीमित हो जाए तो वो सबसे बड़ा उनके साथ एक अन्याय है। इसलिए ये हमने मानना बहुत जरूरी है कि ये जो भारत है और नया भारत जो बहुत आजकल के चर्चे हो रहे हैं, नए भारत में तो गांधी कहीं पर भी, सिर्फ करेंसी नोट को छोड़ के कहीं पर भी गांधी का लेश मात्र हमें अवशेष भी नहीं दिखाई देता। इस यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जब हम एक ऐसे भारत का स्वप्न देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि ये विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है, वहां पर गांधी जी के विचारों को लेकर आप जो कह रहे हैं, यह तो बहुत भयावह दौर है। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि ये स्थिति थोड़ी बदले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, ये तो आप अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि हम तो अपनी विनष्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने शुरुआत जिस बात से की उसी मुद्दे पर मैं वापस आना चाहूंगा कि हमने महात्मा को भुलाकर मोहनदास गांधी के जीवन के सफर को समझना बहुत जरूरी है। वो जो एक सफर था पूरा, जो जिस डगर पे चल के वो उस मंजिल पर पहुंचे जहां हम उन्हें पूजनीय मानने लगे, वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। वो मंजिल का महत्व उतना नहीं है। अगर हम उस प्रवास को समझेंगे तो हमें वो एक आस्था जगेगी कि हम भी उस डगर पे कुछ कदम चल सकते हैं। और अगर वो प्रयास हम करना शुरू करें तो कहीं ना कहीं जाकर हम बेहतर ही बनेंगे। और अगर हम बेहतर बनेंगे तो मुल्क भी बेहतर बनता जाएगा। आज हम सिर्फ मूर्ति पूजा करते हैं, हम सिर्फ व्यक्ति पूजा करते हैं, हम सिर्फ वो भी, उसका भी एक दंभ बन गया, एक प्रथा बन गई है। 2 अक्टूबर को याद करो, मैं देखता हूँ, मेरा सबसे व्यस्त वक्त होता है 2 अक्टूबर के आसपास और 30 जनवरी के आसपास। मैंने भी अब ये तय कर दिया है कि बाकी के 10 महीने मैं अपना कोई भी कार्यक्रम कर सकता हूँ, सिर्फ वो 30 जनवरी के बाद 2 हफ्ते और 2 अक्टूबर के बाद 2 हफ्तों के लिए मुझे समय देना है लोगों के लिए, क्योंकि तभी ऐसा लगता है कि तभी सबको बापू याद आते हैं। और अगर मैं कहूँ कि भाई अक्टूबर में तो मुझे वक्त नहीं मिलने वाला, आप सितंबर या नवंबर में देख लो, फिर वो न्योता कभी वापस नहीं आता, क्योंकि फिर अक्टूबर का गांधी सितंबर और नवंबर में नहीं चल सकता। तो ये हमारी भक्ति है, ये हमारा दम हो गया। यह बहुत ही खतरनाक बात है। अच्छा, अब ये इस पुस्तक के बारे में मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। आपने एक बात लिखी है कि जब आपने ये डायरी बाकी कलेक्ट की और आपको यह मिली, तो आपने कहीं ना कहीं ये लिखा है और प्रकाशक की ओर से भी ये है कि आपका कहना था कि बा के बारे में ये मान्यता रही कि बा पढ़ी नहीं थी, इसलिए वह कुछ लिख नहीं सकती, और यह अचानक आपके मतलब हाथ लगी। आपने फिर इसके संपादन में आपने ये भी लिखा है कि मैंने कोशिश ये की है कि जो बा ने जिस रूप में इनको लिखा है उसी रूप में ये पाठकों के सामने आए। उसका संपादित स्वरूप मतलब मैं नहीं करना चाहता। अनुवाद में भले ही आपने
जो लिखा है उसका अनुवाद कर दिया है। बाकी इस डायरी में बहुत सारी चीजें, क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस डायरी के अलावा अगर बा ने लिखने की यह आदत डाली होगी तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ और भी लिख रखा होगा। क्या उस दिशा में प्रयास आप कर रहे हैं? मेरी ख्वाहिश है कि और भी बाकी डायरिया या बाकी लिखे हुए कुछ चीजें हमें मिले, ये आशा है। पहले तो ये कभी कोई सोचा ही नहीं था। जब पहली बार मुझे कहा गया कि भाई बाकी डायरी मिली है तो मैं हंस पड़ा था। मैंने कहा कि बाकी डायरी कैसे मिल सकती है, बात तो लिख नहीं सकती। जब मैंने मेरे पिताजी से बात की तो पिताजी ने भी कहा कि असंभव है, बात तो निरक्षर थी, वो नहीं लिख सकती। तो हम सब का ये एक बहुत बड़ी भूल है बा को समझने में। हमने कभी समझा नहीं बा को, और उनकी जो छुपा हुआ किरदार था वो हम उससे अज्ञात रहे, हमने नजरअंदाज किया उसको। इसलिए ये जो किताब मैं लिखी है मेरा प्रायश्चित है। बा के खिलाफ जो कसूर हमने किया है उसका ये प्रायश्चित है। ये क्योंकि बाद में जब मुझे कहा कि तुम आप पढ़ो तो सही, और मुझे वो पेजेस दिए, तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि मैं बा के सानिध्य में, बा कुटीर में बैठा हूँ और बा मुझसे बातें कर रही। ये मेरे जीवन में सबसे पहली बार ऐसा हुआ। मैं पढ़ रहा था तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्योंकि मेरा मन जो था, मेरी आत्मा जो थी वो मुझे डस रही थी कि तूने भी बा को समझने की तो कभी कोशिश नहीं। अब ये बात है कि शायद और कहीं ऐसा संग्रह मिले नहीं, क्योंकि ये जो डायरी का पीरियड है लिखा हुआ बा ने, वो पीरियड वो था जब बा और बापू एक दूसरे से अलग हो गए थे, कर दिए गए थे। क्योंकि बापू कहीं जेल में बंद थे, बा कहीं दूसरी जगह जेल में बंद थे। और मेरा मानना है कि जो वो अपने साथी को याद कर रही थी, साथी का सथवारा जो उनको नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ये डायरी लिखना शुरू किया कि जब मैं उनसे मिलूंगी तो मेरे उस काल में जब मैं उनके साथ नहीं थी उसका ब्यौरा पूरे का पूरा उनको बता सकूंगी। इसलिए उन्होंने लिखा है। इसलिए आप तारीखें देखेंगे तो भी ये पता चलेगा कि जब जब वो बापू के साथ रही तब डायरी कम लिखी है। 3-4 महीनों में खत्म हो जा रही है। तो मेरा मानना है कि ये उन्होंने अपने समय का हिसाब बापू को देने के लिए ये डायरी लिखी, और इसलिए शायद उसके बाद जब वापस वो लोग साथ रहने शुरू हो गए तो शायद बा ने ना लिखी। मैं इसी डायरी और इस पुस्तक के संदर्भ में ही एक सवाल मेरा और है। आपने हरिलाल जी की बात को भूमिका में भी जो टाइमलाइन है उसमें भी लिखा है, बाकी डायरी में भी कुछ हिस्सा उस तरह का है। पुस्तक को पढ़ते हुए और जो बाहर गांधी माय फादर एक फिल्म भी आई थी उसको भी पढ़ते हुए, उस पीड़ा को कहीं ना कहीं आखिर वो आप क्या मानते हैं, क्या वजह रही होगी ऐसी स्थितियां? और बापू किसी भी स्तर पर वो महात्मा हो चुके थे, सारी दुनिया उनकी अपनी हो चुकी थी। बा के लिए जो बा की पीड़ा थी, कितना कठिन रहा होगा ये बिछोड़। मतलब जब वो देखते हैं बार बार उनकी दुर्दशा भी देखते हैं, और कितनी बेबसी रही होगी। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को उस संवेदना के बारे में, मतलब बा के चरित्र की वह दृढ़ता जिसमें इतने सारे बदलावों के बीच अपने बेटे का जो उनका बिछोह और लगाव है, और उसमें भी राष्ट्र के लिए समर्पित पति की तरफ जो उनका चयन है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हरिलाल काका और बापू की जो कहानी है वो एक बहुत दर्दनाक कहानी है। वो बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली कहानी है, क्योंकि दोनों तरफ दुख है। हरिलाल भी पीड़ित थे, वो अपनी व्यथा से, अपनी जो महत्वाकांक्षा थी उनसे पीड़ित थे। बापू भी व्यथित थे क्योंकि वो देख रहे थे कि बेटा खो रहे हैं अपना और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि बेटे का प्रेम और अपने तत्वों के बीच संघर्ष हो रहा था, और वो तत्वों को पूजने वाला व्यक्ति अपने निष्ठा, अपने तत्व को चुनता है बेटे के ऊपर,
पर उसकी पीड़ा जरूर उन्होंने भी भुगती है, क्योंकि हमेशा जब भी उनके जीवन में हरिलाल के साथ वापस उनका कांटेक्ट होता है, हरिलाल के साथ संवाद होता है, हर वक्त बापू उनको ये कहता है कि बेटा लौट आ, बेटा लौट आ, तू मेरे साथ हो जा, मेरे साथ रहे, हम संभाल लेंगे। ये बात वो ना करते अगर उनको पड़ी ना होती, और अगर वो ये कहते कि भाई अब तो सब मेरी संतान है, मुझे एक बेटे के साथ लगाव नहीं हो, पर वो दुविधा भी थी। पर इसमें और हरिलाल की का दोष हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो जब बड़े हो रहे थे तो उन्होंने एक सफल वकील, अपने पिता के रूप में एक सफल वकील और फिर लोगों का बड़ा नेता, ये स्वरूप बापू का उन्होंने देखा था। और उन्होंने भी अपनी जीवन के लिए ऐसी कल्पना की थी कि मैं भी मेरे पिता के नक्शे कदम पर चल के वैसा ही होऊंगा, और मैं वही पढ़ाई लिखाई करूंगा, वकालत करूंगा और पिता का नाम रोशन करूंगा। और पिता थे, वो कहते हैं कि ये सब फजूल है, हमें तो लोगों का संघर्ष करना है, तो सीधा संघर्ष में कूद पड़ो, ये सब पढ़ाई लिखाई और वकालत करने की जरूरत नहीं। तो इसमें हरिलाल ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को का गला घुटता हुआ देखा, महसूस किया, और उनके सपने सारे टूटते गए। तो और वो सपने टूटने का एक कारण उनको लगता था कि पिता ने मेरे तरफ व्यवहार अच्छा नहीं किया, पक्षपाती व्यवहार किया, इसलिए मैं वंचित रह गया। ये गुस्सा भी उसमें आता है। पर ये दोनों के संघर्ष के बीच में चक्की के दो पाटों के बीच में पिसने वाली बात, वो बेटे को भी समझ सकती थी, बेटे का दुख, गुस्सा, दर्द भी समझ सकती थी, बाप का भी समझ सकती थी कि बाप को भी इसकी व्यथा है, वो निष्ठुर नहीं है, कठोर नहीं है। पर अपने पति को भी वो समझती थी कि मेरा पति अनोखा है, वो अलग है, दुनिया से अलग है, पर वो सही है, सच्चाई, सच्चे रास्ते पे चलता है। तो ये तीन व्यक्तित्वों के बीच में वो अपना जो सुख था उसको कुर्बान होते हुए उन्हें देखना पड़ता था। और जिनको सबसे ज्यादा वो प्यार करती थी, वो दो व्यक्तियों को व्यथा भी महसूस करने की पीड़ा उनको सहनी पड़ी थी। तो ये पूरा वाकया जो था वो दो जिंदगियों के लिए तो बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी और गहरी पीड़ा और चोट बा को सहनी पड़ी। वह आपकी पुस्तक में भी दिखाई पड़ती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह पुस्तक द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूर माई बा क्या दूसरी भारतीय भाषाओं में भी आ रही है? क्या हिंदी में भी आएगी? मैं चाहूंगा कि ये हिंदी में आए, और जितनी ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में उसका अनुवाद हो सके मैं चाहूंगा, क्योंकि बा की कहानी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब ये पुस्तक के जो ये है अधिकार है वो सारे पब्लिशर के पास है, इसलिए मैं हमेशा उनको कहता रहता हूँ कि भाई खोजिए, प्रयास कीजिए कि हिंदी में अनुवाद हो। मराठी में से कुछ प्रकाशकों ने इच्छा व्यक्त की है, अब देखते हैं कि कौन सा अनुवाद सबसे पहले आता है। लेकिन मेरी तो बहुत इच्छा है कि हिंदी, मराठी और भी भाषाओं में, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उसमें भी आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम उम्मीद करेंगे कि देश जब आज़ादी का 75 साल मना रहा है तब ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें हमारी भारतीय भाषाओं में आ सकें। सरकार अगर किसी स्तर पर चाहती है तो वह भी अपनी ओर से प्रयास कर सकती है, अगर वह वाकई गांधी जी की विरासत को समझना चाहती है या उस दृढ़ महान महिला के बारे में जनता को बताना चाहती है जिसने इस देश को एक ऐसे व्यक्ति, इस दुनिया को एक ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जो एक साधारण बच्चे के रूप में, जब गांधी जी की शादी हुई थी, इस पुस्तक में तुषार जी ने उनकी उम्र का भी जिक्र किया है, गुड्डे गुड़ियों को खेलने वाली उम्र में एक ऐसे रईस परिवार से जिसका व्यापार 3 महाद्वीपों और 7 समंदर के बीच फैला हुआ हो, वहां से अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से उतने सुदृढ़ परिवार में न आकर भी बा ने जिस रूप में अपने को न केवल पूरे जीवन गांधी जी की छाया के रूप में बल्कि
उनकी ताकत के रूप में अपने को स्थापित किया। उस पुस्तक को जरूर पढ़ा जाना चाहिए, भारतीय भाषाओं में आना चाहिए। हार्पर कॉलिंस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 599 रुपए इसका मूल्य है। हार्ड बाउंड संस्करण का 300 से के करीब इसके अंदर पृष्ठ हैं। पुस्तक की भाषा ऐसी है कि जो लोग सहज सामान्य अंग्रेजी जानते हैं वे भी इसको पढ़ के समझ सकते हैं। तुषार जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस पुस्तक के लिए, और हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों तक अपनी विचारधारा को पहुंचाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए और गांधी जी के मानव स्वरूप को पहुंचाने के लिए, हिम्मत देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप एक संदेश अपनी ओर से, चूंकि गांधी जी की विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम आम नागरिकों के लिए कोई संदेश अगर 75 सालों के इस अवसर पर आप देना चाहें तो उसका स्वागत। जरूर। आज के दिन में जो अगस्त क्रांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उस दिन मैं जरूर ये बात मैं एक पहल करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में अगर कोई किसी चीज का सबसे ज्यादा संकट हो तो आज भारत में नफरतों का विष जिस कदर फैल चुका है और हम एक दूसरे के साथ जिस द्वेष भावना के साथ पेश आ रहे हैं, उससे भारत के अस्तित्व को सबसे गहरा खतरा है, न सिर्फ भारत पर पूरी मानव जाति के लिए है। और इसलिए आज जब हम अगस्त क्रांति की वर्षगांठ मना रहे हैं 80वीं, तो 80 साल पहले जो बापू ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसको बदल के मेरा अगर संदेश देने का कोई अधिकार बनता है तो मैं उसको बदल के ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज के बाद हम ये मुहिम चलाएं, नफरतों भारत छोड़ो। तब तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने की बात की थी, अब हमारे अस्तित्व को टिका रखने के लिए हमें नफरतों को मार खदेड़ना होगा। और नफरतों का मुकाबला नफरत से नहीं होता, गुस्से से नहीं हो सकता, उससे तो नफरत और गुस्सा बढ़ते रहेंगे। इसलिए नफरत का सामना हमने बापू के मार्ग प्यार और अहिंसा से लड़ना होगा, चलना होगा। और इसलिए अगर कोई संदेश देने के लायक मैं हूँ तो मैं ये कहूँगा कि आज से इस सफलता के लिए काम कीजिए कि नफरत को हम हमारे देश और हमारे दिलों से मिटा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया।